मैं चाहता हूं कि पीयूष जी के सम्मान में एक जोरदार पहले तालियां हो जाएं। थैंक यू। तो पीयूष जी, इस सेशन का नाम ही हमने रखा है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, और ये आपकी नई किताब का भी नाम मेरी है। किताब का, मेरी तो औकात आप ऑटोबायोग्राफी। इसमें अपनी बता रहे हैं या हम लोगों की पूछ अरे रहे नहीं, हैं? और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली सब लोगों ने मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया था। पूरी जनरेशन मुझे भगवान मानने लगी थी कि पीयूष मिश्रा गजब है, पीयूष मिश्रा ने आरंभ प्रचंड लिखा है, पीयूष मिश्रा ने एक बगल में चांद होकर लिखा है, मकबूल में काम किया है, गैंग्स ऑफ। अरे जान तो लो कि पीयूष मिश्रा है कौन। पीयूष मिश्रा बहुत सारी घटिया हरकत करके भी आया जिंदगी में। पीयूष मिश्रा इतना ज़्यादा जो है दूध का धुला हुआ नहीं है। तो पहले जान लो। तो वो जनवाने के लिए मैंने जो है नावल लिखा था, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। और मैंने इसमें कोशिश करी कि पूरी तरीके से नग्न होकर, पूरी तरीके से बेशर्म होकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं, अपने आप को लिख सकूं। मैंने कागज़ पर उल्टी कर दिए। जिसे नहीं पढ़ा है वो पढ़ने की कोशिश करे। यहाँ राजकमल के स्टॉल पर है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तो मैंने बेदर्दी से अपने आप को बतलाने की कोशिश की कि मैं ये रहा हूँ। ये जानने के बाद भी अगर आप इज्जत करते हो तो इज्जत करवाने में किसको एतराज़ होगा भाई, आप करो। लेकिन ये जान लो पहले कि जो मैं क्या रहा हूँ क्या नहीं रहा अपनी ज़िंदगी में। मैं इतना सीधा बंदा, इतना 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 सात्विक बंदा नहीं रहा। आज से अगर 15 साल पहले मुझसे मिल लेते तो आप लोग शायद मुझे, शायद आज तक में तो क्या बुलाते, आप मुझे गेट से बाहर निकाल देते। इतना घटिया बंदा था मैं, लेकिन था। और लेकिन प्रोग्रेस है, यही प्रोग्रेस है। रिग्रेट किया, रिपेंट किया, बाकायदा जो है मतलब चढ़ता गया चढ़ता गया। आज जाकर जो ईश्वरवादी हूँ, ज़बरदस्त विपश्यना करता हूँ, साधना करता हूँ, खूब काम करता हूँ। आज जाकर जो है मैं सरल हुआ हूँ, शांतचित्त हुआ हूँ, हम्बल हुआ हूँ। तो आज जो है आप लोग अगर अब भी करना चाहते हो इज्जत, लेकिन नावल पढ़ लो यार एक बार के। नावल पढ़ने के बाद में इज्जत करो या ना करो ये सोचो, समझे। इनकलाब जिंदाबाद। पीयूष जी, क्या ये कह सकते हैं कि आप इस समय आवारगी के सबसे बड़े सेल्समैन हैं? मैं क्या करूं सर, मैं बता, मेरे घर में गाड़ी है अर्टिगा, अच्छी खासी गाड़ी है साली, पैसे देकर खरीदी है हमने। वो पड़ी रहती है अपने। मेरे को ऑटो में सफ़र करना बड़ा अच्छा लगता है यार। मैं वो छोटी सी सवारी है, कहीं से निकल जाती है। और मेरी जो जब से दोनों बच्चे पढ़ने गए हैं तब से जो है मेरी गाड़ी वो बिना चले ख़राब हो गई है। दोनों ही मियाँ बीवी को, हम दोनों को जो है कुछ खास, हम जो रोने के लिए बेताब रहते हैं। हम रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी जैसे पिक्चर में रो देते हैं, हम रो पड़ते हैं। हमें रोना बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ रोना बहुत बड़ी चीज़ है यार, मतलब उससे सरल होने का मौका मिलता है। एक मेरा शेर है कि माना कि यूं सिकंदर कल के हो जाओगे, बड़े तड़ी में हो कि हम सिकंदर हो जाएंगे कल के। माना कि यूं सिकंदर कल के हो जाओगे, मैं कह दूं थोड़ा रो दो हल्के हो जाओगे। तो जो बंदा रो नहीं सकता यार, जो बंदा रो नहीं सकता, हमेशा तड़ी में रहता है, फूले हुए नथुने हैं, कसे हुए जबड़े हैं, गुर्राती हुई आवाज़ है। अरे खाक जी रहे हो यार, खाक जी रहे हो। क्या खाक जियोगे तुम, आराम से जियो ना। लोग बाग तुम्हें एक्सेप्ट करें, तुम लोगों को एक्सेप्ट करो। तो उसी चक्कर में मेरे पहनने ओढ़ने का भी वही सिलसिला है कि भाई जो पहन लिया, जो मिल गया वो पहन लिया, जो मिल गया वो ओढ़ लिया, जहाँ चाहे पसर गए, जहाँ चाहे चले गए। इसीलिए जो नौजवानों से मेरी बड़ी घुटती है, मतलब नौजवान बड़ा रिलेट करते हैं अपने आप को मुझसे। तो यही आवारगी का फलसफा यही है कि जो है मतलब मैं मैं कैसे बोलूं कि अगर मैं अपने आप को बहुत बड़ा बताकर आपके सामने आऊं तो मैं आपसे रिलेट नहीं कर सकता। और मैं आपसे रिलेट नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं खुद अपने आप से रिलेट नहीं कर सकता। तो अपने आप से रिलेट करने का तरीका ये है कि मैं हम्बल बनूं, आराम से ह्यूमिलिटी के साथ में आपके सामने पेश आऊं। मैंने एक काम किया है, आरंभ प्रचंड और ये सब किया है, लेकिन करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो अपने कर्मों में फंस गया उसका कत्ल हो गया। तो जो मैं काम किया है, काम करके आगे बढ़ जाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये तय बात है। ये पहले भगवत गीता और फिर विवेकानंद कह गए हैं, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। आप एक बार करके तो देखो, कर्म करके तो देखो, उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, सबको मिला है। तो काहे को जो उसमें जबरदस्ती अनासक्त होकर काम किया जाए ना, खूब काम पर किया जाए। पीयूष जी, मुझे मैंने सुना कि कल जब आप आए थे यहाँ और जब आपका शो था तो आप एक इंच टेप लेके घूम रहे थे। एक एक चीज को आप नापते हैं। आपका साउंड कैसा है, लाइटिंग मैं कैसी नहीं, है। उसके लिए मेरे डिपार्टमेंट है, मतलब ये मैं एंड चिंतित होता हूँ हर शो के। एंड यू आर अ परफेक्शनिस्ट। पर आपको देख के, आपका जो अपीयरेंस है, जो आप बातचीत जिस तरीके से करते हैं, आपने जो अपनी पैकेजिंग की है, उससे लगता है बहुत कैजुअल है, लेकिन असल में आप बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट हैं जो आपको देखकर लगता नहीं।
नहीं, मुझे चिंता रहती है, शो के पहले मुझे चिंता रहती है, मैं इतना बड़ा सिंगर, आई एम नॉट अ सिंगर एक्चुअली, आई एम नॉट अ सीजन सिंगर, मैं रियाज करने वाला सिंगर नहीं हूँ। रियाज जैसे रेखा भारद्वाज हैं, जैसे ये लोग हैं, ऐसे में सुनिधि चौहान हैं, ऐसे में रियाज करने वाला सिंगर नहीं हूँ, तो मैं गाता भी नहीं हूँ, रियाज भी नहीं करता। कल मैं अनप्रिपेयर्ड था और हमेशा अनप्रिपेयर्ड रहता हूँ। जैसी आवाज़ निकलती है, हाँ, थिएटर की बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, तो थिएटर की वजह से मुझे जो लिरिक्स जो है, लिरिक्स में पंक्चुएशन नोट्स वगैरह ये मुझे मालूम है। म्यूजिकल नोट्स से मैं परिचित नहीं हूँ, वो भगवान ने दिया है। तो उनको जो है मैं आपके डायलॉग के तरीके से, कल भी जो अगर आपने देखा होगा, वो सारे सारे सॉन्ग्स में जो है पंक्चुएशन थी, डायलॉग्स के तरीके से हिट नोट करता था कि ये नोट हिट करूंगा तो जो है ऑडियंस तक पहुंचेगा। तो वही है मेरी सीन, ऐसा जो है। और बाकी परफेक्शनिस्ट का जहाँ तक सवाल है, तो मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, शो के पहले बहुत परेशान रहता हूँ कि आज शो थिएटर का शो हो या बैंड का शो हो, मुझे खासी परेशानी होती है कि मैं आज परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं। और मैं तो मानता हूँ, मार्लन ब्रांडो जैसा बड़ा एक्टर मानता था कि जिस बंदे के अंदर थर्ड बेल के पहले धुक पुक नहीं होती, वो एक्टर नहीं है, भले ही 30 साल कर चुका हो या 40 साल कर चुका हो एक्टिंग। जी, आपकी किताब की बात करते हैं। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, ये जो आपने लिखी। हम लोग जब खराब खाना खा लेते हैं बाहर, पेट खराब हो जाता है, उसके बाद उल्टी करते हैं, तो अंदर की जो खराब जितनी भी हमारे पेट में खाना है, जो जहर बन चुका होता है, वो हम उगल देते हैं उल्टी के जरिए। ये किताब जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है आपने भी एक उल्टी की है उस किताब के जरिए। क्या ऐसा आपको ऐसा लगता है ये एक आपकी मानसिक इमोशनल उल्टी है? हाँ, मतलब मैं हल्का हो गया, उसको थेरेपी हो गई मेरी। इसमें जो है जो कुछ भी मैं नहीं चाह सकता था अपने बारे में लिखना, वो मैंने लिख दिया है। तो आप इस किताब को पढ़ने के बाद में मेरे ख्याल से आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और मैं इतना बेशर्म हो चुका हूँ, इतना कुछ बक दिया है कि इसके बाद में इंटरव्यूअर्स के बाद में भी कोई सवाल नहीं है मुझसे पूछने के लिए। ये तो सुधीर खामखा पूछ रहे हैं, खुदा कसम कोई सवाल नहीं है किसी के बारे में पूछने, किसी के पास कोई सवाल नहीं है पूछने के लिए। मैं इतना बोल चुका हूँ इस किताब में, मतलब अति कर दी है मैंने, हद से। उससे मेरी थेरेपी हो गई, उससे मेरी थेरेपी हो गई। जो करके आया था मैंने उगल दिया इसमें, उससे मेरी थेरेपी हो गई। किताब मैंने पैंडेमिक में लिखी थी, पैंडेमिक के बाद में जब खत्म हुई तो करेक्शंस किए कुछ एक, लेकिन उसके बाद में मैं बहुत हल्का हो गया। मैं दुनिया की आंख में आंखें डाल के बात कर सकता था कि अब तुम्हारे पास में पूछने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ हुआ हूँ, जो हुआ हूँ, ऐसे बता चुका हूँ। नहीं, पर आप इतने डिसइंटरेस्टेड क्यों लगते हैं हर चीज में? जब आप अभी आपसे बात करते हैं तो आप हर चीज में बड़े डिसइंटरेस्टेड से लगते हैं। आपके अंदर बस हो गया सब। तो नहीं हूँ मैं, अनासक्त हूँ, मत अनासक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं संत नहीं बनना, अनासक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी काम करूँ उसमें इन्वॉल्व नहीं रहूँ। बस वो काम में क्या काम किया, फिर उसमें जो है मतलब 1 घंटे तक, 1 सप्ताह तक शराब पी, 1 ऑस्कर मिल गया आपको, उसके बाद में आप 1 महीने तक उसकी ऐसी कैसी करते रहते हो, दोस्तों को बुलाना, ये करना, समारोह करना, रिजॉइस करना। अरे क्या मतलब यार, हो गया, खत्म हो गया, उसके आगे चलो ना, आगे जिंदगी दौड़ पड़ती है, आगे अच्छी खासी जिंदगी है। एक काम करने के बाद में उसमें अटक जाना, और इसीलिए शायद मैं बहुत सारे काम कर पाता हूँ। और आजकल क्योंकि ध्यान लगाता हूँ, मैं ईश्वरवादी हूँ, इसलिए जो है मुझे लगता है कि आई एम एन एम्प्लॉय, मुझे कहीं भेजा गया है ऊपर से किसी काम के लिए, किसी कोई एम्प्लॉयमेंट देने के बाद में, तो इसलिए मैं बहुत सारे काम कर पाता हूँ। मैं आपके ये जितना काम देख रहे हैं आप, नॉवल लिखा, मैंने बैंड बजाया, मैंने थिएटर कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, इसके अलावा भी मुझे अपनी बीवी से बात करने का, अपनी छोटी पप्पी से खेलने का, बच्चों से बात करने का, दोस्तों से मिलने का मौका मिल जाता है, अच्छा खासा मौका मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ध्यान लगाना जो है मेरी ज़िंदगी में सबसे प्राइमरी चीज़ है इस वक्त, ध्यान लगाना। विपश्यना करके जो है मैं किसी और ही जगत में पहुंच चुका हूँ, तो लेकिन बुद्ध नहीं बना, वही बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अक्सर ये बात करते हैं कि आप पहले वामपंथी थे और वामपंथ की तरफ जब आप गए तो वो आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर आपने गलती नहीं गई मैंने, गलती नहीं, अच्छा हुआ, काम हो गया उस चक्कर में, बहुत सारा काम हुआ, काम बाहर नहीं आया हुआ, एक्चुअली ये गलती हो गई। सारे काम जो हुस्ना वगैरह में बहुत हुस्ना हो गया, घर हो गया, एक बगल में चांद हो गया, मैं 90s में लिख चुका था, ये प्ले के गाने थे। लेकिन उस वक्त तबीयत ये थी कि जो आप एक काम करो उसके बाद में अगला काम करना शुरू कर दो, एक काम करो उसके बाद में अगला काम करो। इन गानों को बाहर लाने की जो है हिम्मत मेरी 2010 में हुई। 2012 में जो है कोक स्टूडियो आया, 2009 में गुलाल बनी, 2013 में कोक स्टूडियो पार्ट 3 आया। ये गानों को बाहर लाने की जो है तब मेरी कोशिश हुई, तब कहीं जाकर ये गाने बाहर आए। वामपंथी था मतलब अच्छे दिन थे वो भी, लेकिन उसके बाद में बदमाश हैं ये लोग, बदमाश हैं ये लोग, वह बदमाश है। अरे खून पी लिया यार, खून पी लिया, मेरा खून पी लिया साले। तो आजकल आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? मेरी कुछ नहीं है सर। आज किसे फॉलो करते हैं आप? मैं मोदी साहब को बड़ी जबरदस्त इज्जत करता हूँ, मोदी साहब की बहुत पसंद करता हूँ। 2014 से लेके
2023 तक जो कुछ भी हिंदुस्तान में हुआ है वो चमत्कारिक है। तो आपका ये जो उदाहरण है ये देखिए क्या बीजेपी का नहीं हूं मैं सर, सॉरी सॉरी नहीं, सॉरी, लेफ्ट सुन से तो लीजिए। एकदम राइट। बीजेपी का नहीं हूं मैं, बीजेपी का नहीं हूं, कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन मेरा वोट जो है क्योंकि मोदी साहब हैं इसलिए बीजेपी को जाएगा, सिर्फ इसलिए। एक व्यक्ति के तौर पर मैं उस बंदे की बहुत इज्जत करता हूं। भक्त तो मैं जो है छोड़ अपने ईश्वर के किसी का भी नहीं, अनभक्त तो मैं किसी का भी नहीं, लेकिन उनकी इज्जत करता हूं तो उनके लिए वोट जाएगा, दैट्स ऑल। हाँ जी। तो आप जो आज ये कह रहे हैं तो वामपंथी तो आपके खून के प्यासे हो जाएंगे ये बात सुनकर। हो गए ना, हाँ हो गए। मतलब वो एक इंटरव्यू आया था मेरा, मेरे ख्याल से कौन था अपना, सौरभ द्विवेदी ने लिया था, उसमें जो लंबा इंटरव्यू था वायरल हुआ था, वो काफ़ी ललन टॉप के लिए। उसको देखकर जो है मतलब खून के पैसे हुए, खूब अरे हो जाते हैं ये लोग, ये सब वही कार्ल मार्क्स से शुरू करते हैं, फिर पहुंच जाते हैं चाचुस्की पर, जोसेफ स्टालिन पर, पोल पोट पर, सारे सारे जो है कम्युनिस्ट जो है मतलब इवेंचुअली जाकर डिक्टेटर बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं सब। एक यहाँ पर थे, एक हाँ एक एक जैसे हाँ कम्युनिज्म को सही मायने फॉलो ज्योति बसु थे। जब मैंने 70s में होश संभाला था, उसके बाद में दो लीडर्स देखे मैंने, एक ज्योति बसु और नरेंद्र मोदी। ज्योति बसु थे मतलब कलकत्ता में जाया करते थे हम शोज करने के लिए, हम 25 पैसे की चाय पिया करते थे, 1 रुपये दिया करते थे, बदले में वो हमको 75 पैसे वापस दिया करता था। 5 पैसे का चलन था उस वक्त, 5 पैसे का 10 पैसे का चलन था। एंड व्हाट अ लीडर, व्हाट अ लीडर, व्हाट अ लीडर। और 1996 में एक पीरियड आया था जबकि ज्योति बसु को जो है प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की गई, पीएमशिप। ये लोगों ने आपके मतलब हम लेफ्ट में रहेंगे, उसके खुद के स्टेटमेंट, इनके खुद के स्टेटमेंट ज्योति बसु के, कि यहां से कलकत्ता गुर्राते हुए गए थे कि वी हैव कमिटेड ए हिस्टोरिकल ब्लंडर। वैसे आपने जीवन में और भी कई गलतियां की हैं, लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने मैंने प्यार किया देखी है या नाम सुना उसका? आपने देखी है? वो सलमान खान की पहली फिल्म मानी जाती है जिसमें सलमान खान उसके बाद इतने बड़े स्टार बने। तो एक दिलचस्प बात यह है कि मैंने प्यार किया पहले पीयूष जी को ऑफर हुई थी, नहीं और ऐसा, उससे भी दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने मना कर दिया। नहीं ऐसा भी नहीं हुआ था। आप नॉवल पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो एक्चुअली मीडिया ने थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल दिया, ऐसा भी नहीं हुआ था। मैं कंसिडर्ड था उसमें, काफ़ी हद तक आगे आगे की तरफ कंसिडर्ड था, लेकिन उस वक्त जो है मेरे दिमाग दिल्ली में 86 85 की बात है, उनके पिताजी जब मिलने आए थे एनएसडी में एक्टर ढूंढने के लिए, तो मुझे मिलवाया गया था, तो बहुत मुतासिर हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि आपका चेहरा मोरा, अच्छा दिखता मैं बड़ा हसीन था उस वक्त। हाँ, तो जो है उनने जो है ऑफर किया था कि आप जितना जल्दी हो सके, जैसे ही एनएसएस पास हो, आप जो है बॉम्बे आ जाइए और जो है आपको आप उसका ऑडिशन दीजिए। यहाँ तक बात हुई थी। मैं किसी कारणवश, कारण क्या था, कोई कारण नहीं था यार, मैं नहीं गया। मैं थिएटर भी नहीं कर रहा था उस वक्त कुछ खास, ऐसा बड़ा काम भी नहीं कर रहा था, बस मूड नहीं था। मैंने कहा नहीं जा रहे, नहीं जा रहे मैच, क्या मतलब है, क्यों जा रहे, अगर नहीं नहीं जा रहे तो मूड नहीं, अब मूड नहीं है हमारा तो क्यों जाए खामखा। नहीं गया मैं वहाँ पर, नहीं गया। मीडिया ने बड़ा चला के बता दिया कि यार ये तो थिएटर कर रहा था और थिएटर की वजह से इसने सेक्रीफाइस किया है और नहीं गया। अरे मैं नहीं गया क्योंकि मेरा मूड नहीं था उस वक्त एक्चुअली। अब मूड क्यों नहीं था, क्या था वो मत पूछो, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, बाद में आप गए इवेंचुअली, तो आप गए फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, 2003 और में आज फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो आज की है, इसे लेकर आपका क्या? यार वो पहले भी था, आज भी है, तल्ख है बड़ी इंडस्ट्री। वहाँ पर 3-4 स्टॉलवर्ड्स हैं बहुत बड़े, राइटर स्टॉलवर्ड, नाम नहीं लूँगा, एक्टर स्टॉलवर्ड। जाओ वहाँ पर, पहले उनके दरवाजे मत्था टेको, धन्यवाद सर, हम आपकी शरण में आए हैं कि हम काम कर लें। वो आशीर्वाद देंगे कि तुम लिखो, तुम जो है एक्टिंग करो, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, और तब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे बाप की इंडस्ट्री है साली। क्यों 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 नहीं गए यार, हम नहीं गए, परेशानी भी काफ़ी उठानी पड़ी। नहीं जाएंगे किसी के पास में, क्यों खामखा तुम अप्रूव करोगे हमारे काम को। हम 40 साल से काम कर रहे हैं, इसके बाद तुम्हारे पास जाएं तुम अप्रूव करो काम को कि ऐसे करते हैं काम, क्यों यार, हु द फक आर यू, कौन हो तुम। तो अपने आप पर भरोसा है उस वक्त, और जो है आज की तारीख में तो क्योंकि अपने ईश्वर पर भी भरोसा है भाई, बहुत, मैं तो बहुत हायर पावर को बहुत मानता हूँ, तो उस पर भरोसा है। आज की तारीख में लगा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, आराम से, मैशोकिज्म नहीं हूँ। पहले मैशोकिस्ट था मैं, जब तक अपने आप को कोच नहीं लेता था, जब तक अपने आप को उधेड़ नहीं लेता था, तब तक काम नहीं होता था। जी, पर पीयूष जी, जैसे आप बता रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में 3-4 मंदिर हैं जहां आपको मत्था टेकना है तभी आपको काम मिलेगा, लेकिन जो लोग किसी कैंप में नहीं है, जो किसी कल्ट में नहीं है आपके जैसे,
आपके लिए ऐसे में सरवाइव करना, काम पाना कितना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो हुआ, मतलब मुश्किल तो हुआ, लेकिन हो गया, लेकिन मिल गया, ऐसी बात नहीं है। मुश्किल हुआ, मतलब एक तल्ख नज़रिया था कि यार ये बहुत बदतमीज़ है, मतलब सामने नहीं आता नहीं है हमारे पास में, जो भी थे उनके लेकिन मिल गया यार। काम कर रहे थे यार, अपना काम जानते थे। असली बात है कि मैं गुलाल जो है, मैं 2003 में गया था वहाँ पर इंडस्ट्री, अपने परिवार को लेकर गया था। मेरी माँ थी, मेरे बेटा था, मेरी बीवी थी, जिनको मैंने कभी कुछ कमा के नहीं दिया था। मैं खाली थिएटर कर रहा था दिल्ली में 20 साल से। तो उसके बाद वहाँ गया, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब कुछ कमाना चाहिए। उसके बाद मैं लग गया, काम नहीं मिला, कभी मिला, कभी नहीं मिला, कभी मिला। 2009 में कहीं जाकर जो अनुराग कश्यप आया, उन्होंने कहा पीयूष भाई आप ये फिल्म कर रहे हो, पूरा का पूरा 7 साल पहले मिल गई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग वगैरह जो है, काम मिला, फिर मिलता चला गया। फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, फिर पिंक आ गई, फिर हैप्पी भाग जागे आई, सब करते मिल जाता है काम, मिल जाता। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना, पेशेंस और अपने आप पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है।